हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सुबह 11 बजे आप सभी लोगों के लिए पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की सामान्य विज्ञान की क्लास लेकर के आता हूं। और आप सभी लोग इस क्लास को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग जो है एलडीसी या छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो एलडीसी और छात्रावास अधीक्षक की डेली शाम को 8 बजे और 9 बजे रात को क्लास होती है। आप देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं, जिसके अंदर साइंस के 85 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि पशु परिचर के विद्यार्थियों को विश्वास हो जाए कि हाँ भाई कोर्स करवा देंगे, है ना। चलिए देखिए, अब बात करते हैं कि अपने पशु परिचर के अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको केशिकत्व के बारे में बताया था और उसके उदाहरणों के माध्यम से समझाया था कि किस प्रकार से कैपिलरिटी जो है प्रोसेस होता है। आज हम बेसिकली तीन चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहली चीज आप समझने वाले हैं सयांता के बारे में, जिसे इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं। इसके बाद में अविरतता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। अविरतता मतलब आप कह सकते हो सतत, कंटिन्यूटी के साथ में बहने वाला, उसके लिए अपन बात करेंगे। और बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि 10th तक के कुछ विद्यार्थियों ने ये नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये सब चीज इतने आसान शब्दों में समझा दी जाएगी कि आप आसानी से समझ जाएंगे। आज की क्लास नंबर है 18। इससे पहले की 17 क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाकर के आराम से प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। इन सभी क्लासेस का जो आधार है वो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं जाकर के। इसके अलावा ये जो आप पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर हस्तलिखित नोट्स जैसे आपको बनाने चाहिए उसी वे में यहाँ लिखवाया जाएगा, ताकि आप सभी लोग अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सको और आपको हर एक चीज समझ में भी आ जावे। साथ ही साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम प्रवीण सिंह है और मैं राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूं। इसके अलावा मैंने एलडीसी, पीटेट, एएलपी, आईआईटी जेई मेंस जैसे कुछ एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हुए हैं। साथ ही साथ पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअसली मैं पढ़ा भी रहा हूं और हमारे विभिन्न प्रकार के अलग अलग एग्जाम के अंदर कई विद्यार्थी सिलेक्टेड है। चलिए अब आज की बात करते हैं, ज्यादा हो गया जो है अपना प्रमोशन। अब बात करते हैं, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट आ जाता है सयांता। तो आप सभी लोग कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे सयांता। विस्कोसिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? विस्कोसिटी की बात करेंगे। देखिए आपने जो है बल जब मैंने पढ़ाया था पीछे, तो मैंने घर्षण बल के बारे में भी बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी? घर्षण बल के बारे में बात करी थी। और घर्षण बल के कारण ही मैं अभी इस जगह पर अगर खड़ा रह पा रहा हूं एक जगह थोड़ी देर के लिए भी, तो वो घर्षण बल ही है। मैं जब जमीन के ऊपर चल रहा हूं ऐसे, तब भी मेरा घर्षण बल कार्यरत है, तभी मैं नहीं स्लिप होकर के गिर रहा। वरना अभी यहीं पर पानी गिरा दिया जाए डिटर्जेंट वाला, या केले के छिलके गिरा दिए जाए, या ग्रीस लगा दिया जाए यहाँ पर, या फिर जो है घी तेल ऐसा कोई ऑयली चीज अगर यहाँ गिरा दी जाए, तो मैं थोड़ा सा चलते ही क्या हो जाऊंगा? गिर जाऊंगा। तो वैसे ही वो तो था आपका घर्षण बल जो लगता है ठोस वस्तुओं के बीच में। लेकिन अगर ऐसा ही घर्षण बल द्रवों के बीच में लगता है, तो द्रवों के बीच में लगने वाले घर्षण बल को ही अपन क्या कहते हैं? सयानता बल कहते हैं, या सयान बल कहते हैं, विस्कस फोर्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो सयानता क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है? द्रवों के मध्य लगने वाली, यानी कि आपस में जब आपका पानी जैसे जैसे बहता है, या घी बह रहा हो, तेल ऐसे जा रहा हो, तो जो दो लेयरें बनेगी, तेल की, पानी की, घी की, उनके मध्य लगने वाले जो घर्षण बल है, उनके मध्य लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसी को अपन सयांता या विस्कस फोर्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप चीज इसको समझ पाए होंगे। अब इसको आप जब नोट डाउन करेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो लिखेंगे कि जब द्रव की जब द्रव की विभिन्न परतों जब द्रव की
विभिन्न परतों, जब द्रव की विभिन्न परतों के मध्य, परतों के मध्य गति होती है, मध्य गति होती है, मध्य गति होती है, तब उन परतों, तब उन परतों के बीच, परतों बीच के बीच एक बल, या एक आप घर्षण बल भी कह सकते हैं, तो आप लिख लीजिए घर्षण बल, है ना। बल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं एग्जाम में आ गया कि ये घर्षण बल है या बल है, तो ये घर्षण बल है। एक घर्षण बल, एक घर्षण बल कार्य करता है, कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है? घर्षण बल कार्य करता है। तो वो क्या करेगा, आपका जो परतें हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक ऐसे पानी की लेयर है। अब पानी की लेयर कोई अलग अलग नहीं होगी, वो जो पानी ऐसे बहता है तो वो लेयरों के रूप में ही तो बहेगा। ऐसे जो मान लीजिए दूसरी इसके जस्ट अटैच में ऐसे लेयर है, तो इन दोनों लेयर के मध्य में जो घर्षण बल लगेगा, उसी घर्षण बल को अपन क्या कहते हैं? उसी घर्षण बल को अपन कहते हैं श्यानता या श्यान बल कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे कि घर्षण बल कार्य करता है तो तो परतों की परतों की आपेक्षिक, परतों की आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति मतलब रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के सापेक्ष चलना। समझ में आ गई बात? एक दूसरे के सापेक्ष, तो आपेक्षिक गति का विरोध, गति का विरोध, गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। क्लियर? तो ये श्यान बल क्या करता है, जब दो ऐसे लेयर चल रही है तो इनका जो गति हो रही होगी, इस गति का विरोध करने वाला बल ही आपका क्या कहलाता है? श्यान बल कहलाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे परतों के बीच, परतों के बीच, के बीच लगने वाले, लगने वाले इस, लगने वाले इस बल को, इस बल को, बल को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। बल को श्यान बल कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। और ये मैं आपका यहां पर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को अगर डायग्राम ये रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाना हो तो आपकी समझ के लिए आप बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जो है डेकोरेटिव बना देता हूं, इसको बना लीजिए, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी और बाद में जब आप वापस से रिवाइज करेंगे तब ये चीजें काम आएगी। ठीक है, बार बार ऐसे नहीं कि आकर के वीडियो टाइम पास करना है, अपना टाइम पास नहीं करना भैया, सिलेक्शन करवाना है आपको। क्लियर बता दूं ये, है ना। चलो, अब इस गुण के बारे में लिखेंगे, तो इस गुण को अपन क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। तो आप लिखेंगे इस गुण को, इस गुण को श्यानता, इस गुण को श्यानता कहते हैं। ठीक, इस गुण को अपन क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। यहां तक की बातें नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको तीन चार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये तो कॉन्सेप्ट समझाया है। अब अपने को भाई ये भी तो समझना होगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा, तो मैं चार पांच पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब पहला पॉइंट इसके अंदर आप नोट डाउन करेंगे और वो आ जाएगा कि ठोस पदार्थों में, ठोस पदार्थों में
ठोस पदार्थों में सयानता का गुण नहीं पाया जाता, सयानता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे ताप बढ़ने, ताप यानी टेम्परेचर, ताप बढ़ने पर पर द्रवों, द्रव यानी कि लिक्विड, द्रवों में सयानता घटती है। समझ में आ गई बात? तो आपके ताप बढ़ने पर क्या होता है, द्रवों में श्यानता घटती है और ठोस पदार्थों में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? अभी तो और 2 पॉइंट लिखने हैं, ये लिखने के बाद में चलिए इसको जल्दी से एक बार लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलिए अब आप आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, गैसों में श्यानता, गैसों में श्यानता बहुत कम होती है, गैसों में श्यानता बहुत कम होती है। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे द्रव जितना गाढ़ा होता है, द्रव जितना गाढ़ा होगा होगा उसकी, द्रव जितना गाढ़ा होगा उसकी परतों के मध्य, परतों के मध्य, परतों के मध्य उतनी ही अधिक, उतनी ही अधिक श्यानता होगी, यानी विस्कोसिटी होगी, श्यानता होगी। क्लियर? तो ये आपका एक टॉपिक था श्यानता, ये आपका यहीं पर होता है समाप्त। क्लियर? चलिए, तो इस श्यानता टॉपिक को आपने अच्छे से समझ लिया है। और अब सीधा सीधा याद रखना, ठोस जो होते हैं उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है, घर्षण बल, उनकी गति का विरोध करने वाला जो बल होता है उसे अपन घर्षण बल कहते हैं। और द्रवों की गति के मध्य में लगने वाला बल जो कि गति का विरोध करे उसे कहते हैं श्यानता या श्यान बल। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आप टॉपिक डालेंगे कौन सा, अविरतता का सिद्धांत, अविरतता। अविरतता का मतलब हो गया कंटिन्यूटी, अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी जो है, अविरतता का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि आपके पास में एक पाइप है, मान लीजिए, है ना, उस पाइप के अंदर से मान लो कि एक द्रव जो है निकल रहा है, और वो भी कैसा, आदर्श द्रव। आदर्श द्रव का मतलब हो गया आइडियल लिक्विड, जो कि ना तो आपका क्या होगा, कंप्रेस होने वाला, असंपीड्य, और साथ ही साथ असयान, यानी उसके अंदर विस्कस फोर्स भी नहीं पाया जाता होगा, और ना ही वो कंप्रेस होगा। ऐसा कोई द्रव है, मान लो ऐसा कोई एक आदर्श द्रव है, और वो किसी पाइप में से अगर बहता है, तो फिर जैसे जहां से भी वो प्रवाहित हो रहा होगा, वहां पर उस पाइप के अंदर जहां से वो बाहर निकलेगा, फिर वहां का जो भी आपका एरिया होगा और जिस वेलोसिटी से वो बहेगा, उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। आप इसको ऐसे समझिएगा कि मान लो ये एक पाइप है, और उसकी मान लीजिए ऐसे पतला हो रहा है बीच में कहीं पर, है ना, ऐसे, और इधर जो है इसका मुंह इतना पतला हो गया, लो ऐसे पानी निकल रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए यहां पर जो आपका मान लो एरिया आ गया वो है A1, इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो है A1। और इधर का जो ये
क्षेत्रफल है वो मान लीजिए है A2। कितना है? A2। और मान लीजिए कि जो द्रव है वो इसके अंदर किस वेलोसिटी से घुस रहा है? V1 वेलोसिटी से। कितनी वेग से अंदर घुस रहा है पानी? V1 वेग से अंदर घुस रहा है। और मान लो यहां पर जो पानी निकला वो V2 वेग से निकल रहा है। क्लियर? कितने वेग से निकल रहा है? V2 वेग से निकल रहा है। तो जो A1 V1 है और A2 V2 है वो आपका बराबर होता है। यही कहता है अविरतता का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि A1 V1 बराबर होगा A2 V2 के। इसका मतलब हो गया कि जो AV का गुणनफल आता है वो कैसा आएगा? वो हमेशा नियतांक आएगा। ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है कि जो द्रव होगा वो कैसा होना चाहिए? आदर्श द्रव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया जी? तो आदर्श द्रव होना चाहिए, आइडियल लिक्विड होना चाहिए। और आइडियल लिक्विड जो होता है वो कौन सा होता है? जो आपका असंपीड्य हो, एक तो है ना, यानी नॉन कंप्रेसिबल हो, असंपीड्य। वह कैसा होना चाहिए? असंपीड्य के साथ साथ असयान होना चाहिए। नॉन विस्कोसिटी, जिसके अंदर विस्कोस फोर्स जो है, सयानता जो है वो नहीं पाई जानी चाहिए। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केस में द्रव मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा द्रव मिल गया तो आप वहां पर ये कंडीशन लगा सकते हो। यही है आपके अविरतता का सिद्धांत। समझ में आ गई बात? तो इस चीज को आप नोट डाउन करिए। हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जावे, है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पाइप के एक सिरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 का वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे दूसरे सिरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है। अगर दूसरे सिरे से पानी इस वेग से निकल रहा है तो ये बताइए कि पहले सिरे से वो कितने वेग से अंदर घुसा होगा। तो आप क्या करोगे? A1 V1 बराबर A2 V2। A1 और V1 का, तो A1 की वैल्यू दे रखी होगी, A2 V2 दे रखा होगा, मल्टीप्लाई गुणा भाग करके और V1 या V2 जो भी पूछा हो उसका आंसर निकाल लेना। समझ में आई बात? तो ऐसा क्वेश्चन जो है अविरतता का सिद्धांत से पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको नोट डाउन करिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। क्लियर? अब मैं इसको जो है अच्छे से पूरा बता दिया है, तो अब इसको ज्यादा मैं थ्योरी इसकी नहीं लिखवा रहा हूं, वो पूरी की भाई इसका गुणनफल नियतांक होता है। बस सीधे सीधे समझ में आ ही रहा है यहाँ पर, है ना, कि A1 V1 बराबर A2 V2 है तो A भी नियतांक होगा। बस कॉमन सेंस। अब होगा तो होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ हो सकता है क्या ऐसा? चलिए, तो आप इसको जो है जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास में अब आ जाता है बर्नौली थ्योरम। क्या आ जाती है? बर्नौली थ्योरम। इसको भी अपन अच्छे से समझेंगे। इसके एग्जाम्पल पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बर्नौली प्रमेय। क्या कहती है ये बर्नौली प्रमेय और इसके उदाहरण कैसे देख सकते हैं? और आप डेली लाइफ में देखते भी है, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि अच्छा यहां पर भी फिजिक्स लगती है, बर्नौली थ्योरम लगती है। बर्नौली थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए कहीं पर भी आपका जो द्रव है वो बह रहा है। क्या हो रहा है? धारा रेखीय द्रव बह रहा है। ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे से आपका एक द्रव बह रहा है। अब इस द्रव के बहने का जो प्रत्येक बिंदु है, ऐसे बह रहा है द्रव, मान लीजिए, है ना, ऐसे बह रहा है, ये लो। तो इस द्रव के बहने की दिशा लंबी तक होगी, चलता रहेगा, बहता रहेगा। तो मान लो कि प्रत्येक बिंदु आपका जो है इसका कहीं पर भी, आप चाहे यहां पर बिंदु लीजिए, चाहे यहां पर लीजिए, है ना, ये लीजिए, एक यहां लिया, एक यहां लिया, एक यहां लिया, एक यहां बाहर ले लिया, आगे भी द्रव बह ही रहा है। तो ये जो अपन ने चार बिंदु लिए हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों के चारों बिंदु पर आपके क्या होगा? तो इन चारों के चारों बिंदुओं पर दाब ऊर्जा यानी कि प्रेशर एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का जो योग है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। समझ में आ गई बात?
तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई एक आदर्श द्रव यानी लिक्विड है, आपका आइडियल लिक्विड है, वो धारा रेखीय प्रवाह से किसी नली से होकर के गुजर रहा हो, क्या कर रहा हो, किसी नली से होकर के गुजर रहा हो, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का जो योग होगा वो एक नियतांक होता है। बस यही है आपके बर्नौली थ्योरम। बाकी तो अब जो है इसके 4-5 में आपको उदाहरण लिखवाऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा, इसके उदाहरण की अगर अपन बात करें तो जब भी तूफान वगैरह आता है, तो अगर किसी के घर की छत जो है एकदम पतली है या झोपड़े वगैरह बना हुआ था मान लीजिए, तो वो पूरा झोपड़ा जो है उड़ जाता है। इसके अलावा आपने उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें तो आपका प्लेटफॉर्म जो होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वहां जैसे ही रेल आ रही होती है तो आसपास का जो कचरा है वो उड़ना शुरू करता है और कहां जाता है, ट्रेन के पास में जाना शुरू करता है। क्यों? वहां पर प्रेशर एनर्जी जो है वो कम होती है, तो वो वहां जा जा करके क्या करते हैं, प्रेशर एनर्जी बढ़ाते हैं, कांस्टेंट करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब अपन लिखेंगे बर्नौली थ्योरम और फिर उदाहरण। मैं एक बार चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग कैसे हो रही है, प्रॉपर हो रही है या नहीं। ओके, चलिए सब कुछ रेडी रेट है। तो अब आप लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम को साइड में कर देता हूं। ये लीजिए, ये चुक 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 भैया पहुंच गए ऊपर। और अब आप लिखेंगे कि यदि कोई आदर्श द्रव आदर्श द्रव धारा रेखीय आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाह से किसी नली से होकर किसी नली से किसी नली से होकर प्रवाहित प्रवाहित होता है। क्या हो रहा है? नली से होकर के प्रवाहित होता है। तो मार्ग के मार्ग के मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियतांक रहता है। नियतांक रहता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? जो आपको अभी बोल करके और डायग्राम बना करके समझाया था वही चीज वापस से लिखवाई जा रही है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसको अपन समीकरण के रूप में लिख लेते हैं कि दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तीनों का जो योग करेंगे, अगर क्या करते हैं, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तीनों का योग करते हैं, तो वो क्या आएगा भाई? सीधे सीधे बताइए, नियतांक आएगा। कितना आएगा? नियतांक आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके उदाहरणों की अपन बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? उदाहरण की बात करते हैं। तो पहला उदाहरण आप लिखेंगे कि तूफान के समय, जब आपके घर पर तूफान आएगा। अरे वो एक है ना भाई गाना है, आया आया तूफान, भागा भागा शैतान। मेरी इतनी आवाज अच्छी नहीं है जो प्यार से सुनने बैठ गए। लिखो चुपचाप, चलो। हाँ, आज तो है सर, आज तो गाना सुना देंगे। नहीं भैया, टाइम पास नहीं करना है, लिखो लिखो फटाफट। चलो,
तूफान के समय, तूफान के समय छत से, तूफान के समय छत से तीन, छत से तीन का, तीन मतलब वो जो पतरे लगे हुए होते हैं ना भैया, पतरे पतरे, पता है ना वो। आजकल प्लास्टिक का भी आने लगा है जिसे फाइबर के नाम से जानते हैं अपन, है ना। और पहले पतरे कहा जाता था, फिर सीमेंट के भी आते थे, लोहे के भी आते हैं, वो जो टीन उसी को कह रहे हैं, ठीक है। तो तूफान के समय छत से टीन का उड़ जाना। जा, जा कबूतर जा, पहले प्यार की चिट्ठी दूसरी को दे आ, और दूसरे प्यार की चिट्ठी तीसरी को दे आ। तो तूफान के समय जब छत से टीन का उड़ जाना है, वो भी इसी का उदाहरण है। इसके अलावा दूसरा आप उदाहरण लिखेंगे, वायुयान जो होते हैं ना आपके भैया, क्या, एरोप्लेन्स, वो जो उड़ते हैं वो भी बर्नौली थ्योरम की वजह से, है ना। तो लिखेंगे वायुयानों का, वायुयानों का उड़ पाना। अब बताओ भाई, है, अंग्रेज कहेंगे हमने बर्नौली थ्योरम दी। अरे भैया हमारे तो रामायण के समय में है, कृष्ण भगवान के समय में भी भगवान उड़ उड़ के जाया करते थे रथ लेकर के, है, बतख लेकर के उड़ते थे कि नहीं। तो भैया हम तो उस समय से जो है इसको जानते थे, बस अलग बात है कि हमारे वैज्ञानिकों का नाम नहीं है। क्लियर। तो वायुयानों का उड़ पाना, तूफान के समय छत से टीन का उड़ जाना, ये इसी के उदाहरण है, जल्दी से लिख लेंगे। फिर अपन आगे एक दो उदाहरण और है, उसके बाद में आपकी बर्नौली थ्योरम भी जो है समाप्त हो जाएगी, और फिर अपन चलेंगे केपलर के नियमों पर, ठीक है। चलो, अब आप इसमें लिखेंगे तीसरा जो उदाहरण आता है उसकी बात, इसको मैं मिटा देता हूं। तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण लिखेंगे आप, समुद्र में पास पास, एक मिनट, है ना, हाँ, दिख रहा है, देख लो, चल, लिखेंगे एक बार, समुद्र में, समुद्र में पास पास, समुद्र में पास पास समानांतर, समानांतर का मतलब आप समझते ही होंगे, पैरेलल, समानांतर चल रहे, चल रहे दो जहाजों, दो जहाजों का, दो जहाजों का, जहाज मतलब वो जलयान, ठीक है ना, जहाजों का टकराना, ठीक है। ये भी किसका उदाहरण है, तो ये भी आपके इसी का उदाहरण है। इसके अलावा चौथा आप उदाहरण लिखेंगे, चौथा उदाहरण लिखेंगे कि जब प्लेटफॉर्म पर, जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है, जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है, ट्रेन तो आते हुए देखी है, बस तो उस समय देखना पूरा आसपास का कचरा होगा, वो ट्रेन के पास जाने की कोशिश करेगा। तो जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है, तो प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के किनारे, प्लेटफॉर्म के किनारे पड़े, किनारे पड़े पत्ते, पत्ते यानी वही कचरा, ठीक है, पत्ते या अन्य, अन्य कागज के टुकड़े, अन्य कागज के टुकड़े आदि, आदि उड़ने लगते हैं, आदि उड़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसीलिए, इसीलिए होता है, होता है क्योंकि, क्योंकि जब ट्रेन, क्योंकि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, प्लेटफॉर्म पर
आती है, जब प्लेटफॉर्म पर आती है तो तो वस्तु और गाड़ी के बीच, वस्तु और गाड़ी के बीच, गाड़ी के बीच दाब कम हो जाता है। दाब जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बीच दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गई बात। दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दाब के कम होने से क्या हो जाएगा, जिससे कि वस्तुएं, जिससे वस्तुएं वस्तुएं गाड़ी की ओर, गाड़ी की ओर खिंचाव, गाड़ी की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। समझ में आ गई बात अच्छे से एकदम। तो देखिए क्या लिखवाया है, एक बार पुनः बता देता हूं, हो सकता है ये थोड़ा सा समझ कम आए। बर्नौली प्रमेय ये कहती है कि जब भी कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में किसी भी एक नली मार्ग से गुजर रहा है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तीनों का योग जो होगा वो नियतांक होगा। फिर उदाहरण की बात करते हैं तो तूफान के समय छत से टीन का उड़ जाना, वायुयानों का उड़ पाना। इसके अलावा आपका कौन सा उदाहरण आ जाएगा, तो समुद्र में जब अपने दो अलग अलग जहाज पास पास में समानांतर चल रहे हो, तो समानांतर का मतलब तो क्या होता है कि वो दोनों चीजें कभी नहीं मिलेगी, लेकिन क्या करती है, दोनों ही वस्तुएं अपने आसपास की जो दाब ऊर्जा है उसको कम करेगी। उससे क्या होगा, वो कांस्टेंट बनाने के लिए दोनों जहाज कहीं ना कहीं आगे जाकर के टकराते हैं। इसके अलावा जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन आ रही होती है, तो ट्रेन के जो जो आपका प्लेटफॉर्म बना हुआ है उस प्लेटफॉर्म के किनारों पर क्या हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म के किनारे पर पड़े हुए जितने भी पत्ते हैं या कोई भी कागज है, कोई भी कचरा पड़ा है, वो सब क्या करेगा, उड़ने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है, वो उड़ने क्यों लगता है, क्योंकि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है तो वस्तु जो भी पड़ी थी कचरा और उस गाड़ी के बीच में क्या हो जाता है, दाब कम हो जाता है। और दाब कम होने से अब क्या हो गया, दाब कम हुआ है तो वो वस्तु कहां आएगी, कम दाब की ओर आने की कोशिश करेगी। अरे भैया एक तो आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, वहां रहोगे आप या कम प्रेशर की ओर भागोगे, तो हमेशा कोशिश आप क्या करोगे, कम प्रेशर कम दाब की ओर भागो। इसीलिए वो वस्तुएं भी क्या करती है कि जैसे ही प्रेशर दोनों गाड़ी और उस वस्तु के बीच प्रेशर कम हुआ तो वो वस्तु कहां जाएगी, जहां प्रेशर कम हो रहा है, यानी गाड़ी की ओर भागती है, गाड़ी की ओर खिंचाव उत्पन्न होता है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है बर्नौली थ्योरम को समझ गए होंगे। इसके ये जो चार उदाहरण हैं ये अपने काम के हैं, ये उदाहरण सीधे सीधे परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप इनको तैयार करके जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं, और किसी भी प्रकार की अगर आगे कोई समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई चीज आपको जो पढ़नी है अभी की, पहले वो पढ़ा दो सर, तो वो भी आप कमेंट करिए, तो उस चीज को भी हम पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।